you'll catch me. Promise that you'll catch me. Promise that you'll catch me. आज का टॉपिक है मतलब चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग और ये थोड़ा लेंथी चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है ये। और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको जो एटम के बॉन्ड के बारे में हर चीज़ पता चल जाएगा, चाहे वो हाइब्रिडाइजेशन हो, चाहे उसके ऑक्टेट रूल के बारे में हो, हर चीज़ डीप नॉलेज मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का आयोनिक सॉलिड्स एंड लैटिस एंथैल्पी। अभी आयोनिक सॉलिड्स इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम समझते हैं कि ये आयन का मतलब क्या होता है। हमने देखा कि आयन का मतलब चार्जेस होते हैं, राइट। आयन का मतलब चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज H प्लस, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आयन्स रहते हैं ना, ये नेगेटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन है। तो चार्ज का आयन का मतलब रहता है चार्जेस। एंड सॉलिड्स का मतलब जो चीज़ कड़क कड़क चीज़। ओके, कड़क सॉलिड मतलब समझ में आता है ना यार, ये सॉलिड है ब्रो, यानी कड़क है। तो आयोनिक सॉलिड का अब मतलब क्या होता है वो समझते हैं। तो वर्ड का मतलब मैंने आपको समझा दिया। तो आयोनिक शब्द, आयोनिक सॉलिड, इसका मतलब होता है ये एक ऐसे सॉलिड्स होते हैं, आयोनिक सॉलिड्स एक ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो कि कैटायंस और अनायंस कंटेन करते हैं एक साथ और एक आयोनिक बॉन्ड फॉर्म्ड करते हैं। यानी कि ये एक ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो कि अनायन, अनायन पता है ना, पॉजिटिव चार्ज, अनायन, और कैटायन भी पता होगा आपको, कैटायन, अनायन कैटायन भी पता होगा जो नेगेटिव चार्ज होता है। अनायन और कैटायन कंटेन करते हैं एक साथ और क्या करते हैं ये लोग, आयोनिक बॉन्ड के द्वारा ये लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो उसी को हम लोग आयोनिक सॉलिड्स कहते हैं। अगर मैं इंग्लिश में इसका डेफिनेशन की बात करूं तो इंग्लिश में हम लोग इसे क्या कहेंगे, आयोनिक सॉलिड्स आर द सॉलिड्स विच कंटेन केटायंस एंड अनायंस हेल्ड टुगेदर बाय आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, हम लोगों ने आयोनिक सॉलिड का मतलब समझ लिया क्या होता है। और अब समझते हैं लैटिस एंथैल्पी क्या होती है। मैं उसका स्पेलिंग लिख देता हूँ यहाँ पे, वर्ड लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी मतलब, पहले मैं इसका इंग्लिश में बताता हूँ। द लैटिस एंथैल्पी ऑफ एन आयोनिक सॉलिड is defined as the energy required to completely separate one mole of a solid ionic compound into gaseous constituent ions मीन्स जो जो एनर्जी रिक्वायर्ड रहती है, एक ऐसी एनर्जी रिक्वायर्ड रहती है जो 1 मोल ऑफ सॉलिड आयोनिक कंपाउंड को सेपरेट कर पाए। 1 मोल ऑफ सॉलिड आयोनिक कंपाउंड को क्या कर सके, सेपरेट कर सके इनटू गैसियस में, किसमें, गैसियस में। तो उसी को हम लोग कहते हैं आपका लैटिस एंथैल्पी। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा लैटिस एंथैल्पी के बारे में। अब देखते हैं कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एंथैल्पी। फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एंथैल्पी, कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग करते हैं। ओके, ये लैटिस एंथैल्पी को कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है, चार्ज ऑन द आयंस, चार्ज ऑन द आयंस। देखो आप समझो, जो चार्ज ऑन द आयंस होता है, चार्ज जो चार्ज होता है ना आयंस के ऊपर, ऑन द आयंस, ओके, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किसके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस। ओके, ये है आपका फॉर्मूला। आयंस की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, आयंस। और उससे भी बड़ा क्या होता है, लैटिस एंथैल्पी। अभी समझाता हूँ क्या है वो लैटिस एंथैल्पी।
इसका मीन्स क्या हो गया, जो चार्ज होता है आयंस के ऊपर, या तो कौन कौन से चार्ज होते हैं, या तो नेगेटिव चार्ज रहता है या तो पॉजिटिव चार्ज रहता है, राइट। या तो नेगेटिव चार्ज रहता है या तो पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयन। आयंस के बीच में जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा चार्ज उतना ज़्यादा बढ़ेगा, जितना ज़्यादा चार्ज बढ़ेगा उतना ज़्यादा अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, या फिर जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा उतना ज़्यादा चार्ज इंक्रीज होगा। और ये सबसे बड़ा, सॉरी चलते हैं। तो चार्ज ऑफ आयंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस, और उससे भी बड़ी होती है आपकी लैटिस एंथैल्पी, यानी सोचो कितनी ज़्यादा एनर्जी लगती होगी, राइट, लैटिस एंथैल्पी करने में। तो ये समझ में आ गया। अकॉर्डिंग टू लैटिस एंथैल्पी, जो बाइवैलेंट आयंस रहते हैं ना और यूनिवैलेंट आयन, मतलब ये पूरा एक अच्छा खासा एक इसमें फैक्टर्स बताया गया, ओके। और ये आपके टेक्स्ट बुक पे होगा, पेज नंबर आपके टेक्स्ट बुक पे 55 56 पे प्रेजेंट होगा ये, ठीक है, आप जाके वहाँ से रीड कर लेना। मैं मेन चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। और अब अभी बात आती है जो लैटिस एंथैल्पी होता है, राइट, आपका लैटिस एंथैल्पी ये किस पे डिपेंड करता है, यानी किसका लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा होगा, किसका लैटिस एंथैल्पी कम होगा, ओके, ये बात करते हैं। लैटिस एंथैल्पी, एंथैल्पी किसका ज़्यादा होगा किसका कम, तो लैटिस एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1 अपॉन साइज ऑफ द, सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द आयंस। मीन्स जितना ज़्यादा साइज बढ़ेगा एटम्स का, आयंस का सॉरी, उतना कम लैटिस एंथैल्पी होगी, और जितना ज़्यादा लैटिस एंथैल्पी बढ़ेगी उतना छोटा साइज होगा आपके आयंस का, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ऑब्वियसली ऐसा होने ही वाला है। तो ये इन्वर्सली में क्या होता है, एक बढ़ता है दूसरा घटता है, दूसरा बढ़ता है तो तीसरा डिक्रीज होता है, यानी इंक्रीज डिक्रीज ऐसे लगा रहता है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है कि एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, ठीक है, ये वाला कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो गया। अब दूसरे तीसरे चौथे फोर्थ टॉपिक पे आते हैं, जो कि है आपका कोवैलेंट बॉन्ड। फिर से अब एक टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है कोवैलेंट बॉन्ड। अभी कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड तो आपको सबको पता होगा ना यार क्या होता है। अगर इसके बारे में भी नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ कि कुछ नॉन मेटल्स, ओके, अगर दो मेटल्स हैं या फिर नॉन मेटल्स और मेटल्स हैं तो वो लोग क्या बनाते हैं, अरे सॉरी दो मेटल्स बोल रहा हूँ मैं, अगर एक मेटल है एक नॉन मेटल है तो अगर वो एक दूसरे में बॉन्ड बनाएगा तो वो डेफिनेटली आयोनिक बॉन्ड ही बनाएगा। लेकिन लेकिन अगर दो मेटल हैं या फिर दो नॉन मेटल हैं, ओके, दो नॉन मेटल हैं, तो वो अपने बीच में पता है कौन सी बॉन्ड बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। वो अपने बीच में क्या बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है पता है, जब इलेक्ट्रॉन्स को दिया नहीं जाता पूरी तरीके से, कि समझ लो जैसे कि सोडियम ने पूरी तरीके से अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक क्लोरीन को दे दिया, तो ये तो आयोनिक बॉन्ड है, इसमें पूरी तरीके से दे दिया। बट कुछ ऐसे भी बॉन्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे भी शेयरिंग करते हैं ये लोग, जिसमें वो लोग अपने ऑर्बिट को शेयर करते हैं, ऑर्बिट को इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर करते हैं, ताकि वो पूरी तरीके से वो उस इलेक्ट्रॉन को कब्जा ना कर ले, और सामने वाला भी यही सोच के करता है कि पूरी तरीके से ना कब्जा कर ले, इसलिए वो लोग अपने ऑर्बिट को भी ओवरलैप कर देते हैं, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना, इसके अंदर आयंस की फॉर्मेशन नहीं होती है, यानी कि इसके अंदर कोई पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन नहीं होता है, पहली बात तो ये है। और अच्छा मुझे बताओ, ये जो एटम्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, ये क्यों बॉन्ड क्यों बनाते हैं, इनको भाई क्यों इतना काम करने की ज़रूरत है, क्यों बॉन्ड बनाते हैं कि, तो उसका जो मेन रीज़न है वो आप लोग थिंक करो, एक बार सोचो, फिर मैं बताता हूँ उसका मेन रीज़न क्या है। वीडियो को पॉज करो, सोचो क्यों बॉन्ड बनाते होंगे, क्यों बॉन्ड बनाते होंगे, आपने पढ़ा है इसके बारे में इसलिए पूछ रहा हूँ। तो चलो मैं बता देता हूँ। तो बॉन्ड इसलिए बनाते हैं ताकि वो लोग जो इनर्ट गैस, पता है आपको, इनर्ट गैस, नोबल एलिमेंट, उनके जैसा बनने के लिए वो अपने ऑक्टेट को, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, अब स्टेबल बनने के लिए करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेबल बनने के लिए वो लोग बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, स्टेबल बनने के लिए।
अब ये आपको समझ में आ गया कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, क्या क्या होता है। तो सब लोग चाहते हैं कि वो उनका जो वैलेंस शेल है वो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो या फिर उसका डुप्लेट कंप्लीट हो, ठीक है। उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, लास्ट में 8 एलिमेंट्स हो ही हो, ठीक है। लास्ट में 8 एलिमेंट्स होने ही चाहिए, तभी मतलब सब ऐसा चाहते हैं अपना, इसलिए वो लोग बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ये समझ गए। अभी ये कोवेलेंट बॉन्ड की कुछ हम लोग बारे में पढ़ने वाले हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड भी लिख देता हूँ यहाँ पे, ओके। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं ना वो सॉलिड भी हो सकते हैं। अरे बॉन्ड बोल रहा हूँ यार मैं, जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं राइट, जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं यानी जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को कोवेलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। तो जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैशियस भी हो सकते हैं। पर कब हो सकते हैं ये लोग, एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, ओके। ये लोग सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैशियस भी हो सकते हैं। पर कब हो सकते हैं, रूम टेम्परेचर पे, जब उन्हें रूम टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे। इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, इनका जो मेल्टिंग एंड जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कंपैरेटिवली बहुत लो होता है। किसके कंपैरेटिवली, आयोनिक कंपाउंड के कंपैरेटिवली। और ऐसे भी इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। अब इनका जो स्ट्रक्चर होता है जिसमें बैलेंस शेल रहता है, देखो इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। आपने लुईस डॉट स्ट्रक्चर सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो सुन लो। लुईस, ये क्या स्पेलिंग तो पूरा जुड़ गया यार, वापस से लिखता हूँ। लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, इसमें क्या बोला गया है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूँ। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करते हैं, जो कोई भी एलिमेंट है, कोई भी कंपाउंड है, तो हम लोग सिर्फ उसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उसी को शो करते हैं। लेट सपोज अगर मैं बना के दिखाता हूँ आपका, अरे बना के दिखाता हूँ आपका नहीं, बना के दिखाता हूँ आपको। ये जो सी होता है ना, सी बॉन्ड बनाता है कार्बन कार्बन, जब बॉन्ड बनाते हैं सिंगल बॉन्ड, तो हम लोग कैसे शो करेंगे इसे। सिंगल बॉन्ड बनाया, इसका मतलब सिंगल बॉन्ड है यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर हैं, एक, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि दो। सिंगल बॉन्ड यानी दो इलेक्ट्रॉन्स, डबल बॉन्ड यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स और ट्रिपल बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो वो लोग ऐसे, तो इसके अंदर इसके वैलेंस शेल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं किसी का बना के दिखाता हूँ आपको, कार्बन का नहीं तो बहुत ईजी है, थोड़ा अच्छे एलिमेंट का बना के दिखाता हूँ। कार्बन का सबको पता होगा, मैं आपको बना के दिखाता हूँ ऑक्सीजन का, O2 का। तो आप मुझे बताओ जो O2 होता है आपका, इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना होता है इसके अंदर, उसके लिए हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ये 1s2 2s2 ये वाला नहीं, ये ऑर्बिटल ऑर्बिटल वाला नहीं, ये तो आनी ही चाहिए, पर मैं भी वो वाला ले रहा हूँ क्योंकि उससे हमें पता चलेगा ना कि इसके ऑर्बिटल, लास्ट ऑर्बिटल में, लास्ट वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ऑक्सीजन का सबसे पहले एटॉमिक नंबर कितना होता है, देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यानी 8 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2,6, यानी लास्ट में इसके 6 आ रहे हैं। इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स बनने में, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने में कितने और चाहिए, दो इसको और चाहिए, दो इसको और चाहिए। चलिए अब हम लोग इसको, और अब वो ये दो ऑक्सीजन के साथ जोड़ के उसने अपने वो दो भी पूरे कर लिए हैं। चलिए हम लोग बनाते हैं, ये है एक ऑक्सीजन, ये है एक ऑक्सीजन। अब इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को मैं दिखाता हूँ आपको, टोटल कितने हैं, 6 है राइट, 1 2 3 4 5 6।
सबसे पहले हम लोग इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर बना देता हूँ तो ही आपको समझ में आएगा। नॉर्मल स्ट्रक्चर में क्या, देखो कार्बन कार्बन, अरे कार्बन में बार बार क्यों बोल रहा हूँ, इतना मतलब वो पढ़ लिया कि कार्बन कार्बन ही आता है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाते हैं, राइट। तो ये रहा आपका एक ऑक्सीजन, ये रहा आपका एक ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड बना रहे, तो वो लोग कितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं बताओ। तो वो लोग ऐसा दो, इसका दो और इसका दो, ओके समझ गए। अब दो दो हो गए इधर, बाकी के इतने बचे, दो तीन चार पाँच छः, तीन चार पाँच छः, इसने देखो टोटल 6 होते हैं वैलेंस शेल में, तो दो आगे दे दिए तो पीछे कितने बचे, 4 बचे ना, समझा। तो ये हो गया उनका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ओके। दिस इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इसमें हम लोग क्या शो करते हैं, ओनली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं। ये है आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। फटाफट इसको रफ कर देते हैं, साइज इंक्रीज कर देता हूँ। अगर हाँ, अगर आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं मांजर एकेडमी का। इसको भी मैं कर देता हूँ रफ। और कुछ कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में इतना बहुत था शायद, मुझे लगता है कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। अब समझते हैं फॉर्मल चार्ज क्या होता है। फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज of an atom in a polyatomic molecules or may be defined as the difference between the number of valence electrons of the atom in isolated। मतलब अभी आपको नहीं समझेगा कि फॉर्मल चार्ज क्या होता है। फॉर्मल चार्ज क्या होता है तो सुनो, द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एन एटम, जो उस एटम का एक स्पेसिफिक चार्ज है, तो उसी चार्ज को तो हम लोग फॉर्मल चार्ज कहते हैं। उसका लाइक किसी का पॉजिटिव चार्ज है तो उसका फॉर्मल चार्ज क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। किसी का निगेटिव है तो उसका फॉर्मल चार्ज निगेटिव हुआ, ओके। बस ऐसा बहुत सारे नाम दे दिए, जैसे मैंगो को हम लोग कितने सारे नाम से जानते हैं, मैंगो, आम, उसको मैंगो या फिर आम, आम्बा ऐसा रहना चाहिए था ना। मैंजीफेरा इंडिका क्यों रखा, इतने सारे नाम देने के क्या मतलब, कोई बड़ा कारण था ना, तो उसका कारण भी आपको पता होगा। तो फॉर्मल चार्ज क्या होता है, द स्पेसिफिक चार्ज, लिखो आप लोग, हाँ, द स्पेसिफिक चार्ज ऑन एन एटम इज कॉल्ड इट्स फॉर्मल चार्ज। चलो ये हो गया। तो फॉर्मल चार्ज एक फॉर्मूला में दिया गया है आपके टेक्स्ट बुक में। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल्स टू द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द फ्री एटम्स माइनस लोन पेयर। हाँ 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 हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फॉर्मल चार्ज के फॉर्मूलाज को चेक करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको दो और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट बता देता हूँ। लेट सपोज ये है आपका ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन अगर दूसरे ऑक्सीजन के साथ कितने बॉन्ड शेयर कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स, डबल बॉन्ड बनाता है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है, लेकिन उसके होते कितने हैं आउटर मोस्ट शेल में, 6, तो बाकी के 4 यहाँ पे बच गए, बाकी के 4 बच गए। तो जो लोग, सुनो हाँ ध्यान से, जो लोग बॉन्ड बनाने में मदद कर रहे हैं, जो लोग नहीं, जो इलेक्ट्रॉन्स, उस इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स उन्हें कहते हैं, ठीक है। और जो नहीं मदद कर रहे हैं इनको कहते हैं नॉन बॉन्डिंग और लोन पेयर। इन्हें ही क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, की भाई इसके पास देखो लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर है, इसी को कहते हैं लोन पेयर, समझे। वापस से अगर नहीं समझा तो रिमाइंड पीछे से वापस पीछे करके चेक कर लेना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फॉर्मल चार्ज के फॉर्मूला से कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं फॉर्मल चार्ज किसी भी एलिमेंट का, वो देखेंगे। उसके बाद ऑक्टेट रूल, ऐसे अभी हम लोग टोटल 5-6 लेक्चर बनेगा इसके ऊपर, जिस पे हम लोग पूरे चैप्टर्स को कंप्लीट कर देंगे। तो आज का यहीं तक है।